तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालयम पर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ नीट 2026 का जो फिज़िक्स का पेपर आया था। इस डिस्कशन का जो पर्पज़ है वो यही बताना है कि किस किस टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ रहे थे और किस किस टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए थे, और हमें किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी उन टॉपिक्स को लेके। हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा थी या जिनके क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आए। जैसे कि किसी भी टॉपिक के 2 या 3 क्वेश्चन अगर आ गए तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट एक पार्ट हो जाएगा जिस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कि स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा आया है, और उस लेवल ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पर हम कोशिश करेंगे ये एनालिसिस करने की कि आगे आने वाला जो री नीट है उसका पेपर में फिज़िक्स के स्पेशली किस तरह के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या हम वहाँ पर कौन से चैप्टर्स है जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए ज़रा करते हैं हम स्टार्ट इस पेपर के डिस्कशन को। तो ज़रा देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी इफ लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड्स टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन न्यू यूनिट्स विल बी। तो स्पीड ऑफ लाइट इज टेकन एज यूनिटी, इट टेक्स 6 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। तो इसका मतलब हमारे पास 6 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, और वो सिंगल यूनिट है 6 इंटू 60 प्लस 40। तो ये कितना हो गया, 360 प्लस 40, तो ये कितना हो गया 400। अब अगर हम देखें तो ये हो गया 400 सेकेंड्स, और स्पीड ऑफ लाइट आपके पास में कितना है 1 यूनिट, यूनिटी मतलब 1 यूनिट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 इंटू 400, तो दिस विल बी 400 न्यू यूनिट्स। तो 400 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। तो इसका आंसर है 400। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कि जहाँ पर स्पीड की एक नई यूनिट ले ली है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, एक तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और दूसरा है कि हमें पता है स्पीड इज कांस्टेंट, तो स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। चलिए आसान सा सवाल है। सेकंड सवाल पर आते हैं जहाँ पर आपको मैच करना है। तो यंग्स मॉडुलस, तो अगर हम फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू फॉर्मूला देखें तो y टाइम्स यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल बाय एल होता है। तो यंग्स मॉडुलस यहाँ से मेरे पास कितना आता है, एफ एल ओवर ए टाइम्स डेल्टा एल। तो एफ एल ओवर ए टाइम्स डेल्टा एल मेरे को दिखाई दे रहा है ए का 2, तो ए का 2 हो गया। तो ये मेरे पास में मैच कर दिया मैंने। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का 2 है, तो मैं बाकी सारे चेक भी नहीं करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा फोर्थ। फिर भी हम एक बार के लिए चेक कर लेते हैं बाकी सारे ऑप्शंस। कंप्रेसिबिलिटी, जब कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है 1 बाई बीटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हमारे पास में कंप्रेसिबिलिटी होता है 1 बाई बीटा। तो 1 बाई बीटा की बात करें तो डेल्टा पी माइनस इक्वल्स टू बीटा डेल्टा वी बाई वी। So delta PV over delta V equals to beta. So 1 over beta will be equals to minus delta V over delta PV. तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें 1 by delta V over this, तो हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी का जो है वो है तीसरा। ठीक है, फिर बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर, जो ये रहा डेल्टा PV over डेल्टा V, तो ये रहा, तो बल्क मॉडुलस का ये रहा। और लास्ट बचा पॉइजन रेशियो विच इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो वो पॉइजन रेशियो का मैच ही हो गया। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर फोर्थ है। तो बेसिक चीज़ें हमें अगर फॉर्मूलेस पता है तो हम ये सवाल कर जाते। ओके, तो सॉलिड्स का क्वेश्चन हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का वेरी इजी क्वेश्चन, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब है द करंट इन दी सर्किट ऑल द आयर डायोड्स आर। तो जब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आया है, करंट इन दी सर्किट की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में और कौन सा डायोड रिवर्स बायस में, क्योंकि हमें पता है कि जो डायोड्स हैं वो रिवर्स बायस में काम ही नहीं करते। तो ये वाला फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला रिवर्स बायस में, तो इसका कोई काम नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा और ये काम नहीं करेगा। तो मेरे पास में करंट जो है वो कैसे जाएगा, एक इस वाले से और एक इस वाले से। तो हमसे पूछा है करंट ही, ये 4 और ये 2 ओम्स किस में है, पैरेलल में है। सो 1/4 प्लस 1/2 कितना हो गया,
4/3 रेजिस्टेंस इनटू करंट, वोल्टेज 10, तो करंट कितना आ गया बच्चों 30/4 विच इज 215 7.5. तो करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट इज 15/2 विच इज दिस ऑप्शन. अगेन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस का अगर आपको आता है तो हो गया. सेमीकंडक्टर्स, तो याद रखिए अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस करे हैं, यूनिट्स, मेजरमेंट, डायमेंशंस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और सेमीकंडक्टर्स. ओके. Fourth, the angular speed of a flywheel is increased from 600 rpm to 1200 rpm in 10 seconds. The number of revolutions completed by the flywheel during this time. तो number of revolutions completed के लिए सीधा आपका ध्यान जाना चाहिए एंगल थीटा. ठीक है, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल कवर होता है, तो जितना एंगल है उसको डिवाइड कर देंगे 2 पाई से, तो नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगे. तो यहाँ पर इंक्रीज करा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. बट हमें क्या अल्फा पता है, नहीं पता, बट निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल निकाल लेंगे. तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओवर टाइम टी. दिस इज 1200 आरपीएम रोटेशंस पर मिनट, तो 2 पाई ओवर 60 माइनस 600 इंटू 2 पाई ओवर 60, और टाइम है हमारे पास कितना 10. तो अब अगर इसको हम करेंगे तो 0 0, दिस इज 20, दिस इज 0 0, दिस इज 10, तो दिस इज 40 पाई माइनस 20 पाई, 20 पाई ओवर 10, तो विच इज हाउ मच 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. सो अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट. तो लेट अस सब्स्टिट्यूट. ओमेगा इज 1200 इंटू 2 पाई ओवर 60 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 600 इंटू 2 पाई ओवर 60 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा. अल्फा कितना 2 पाई इंटू एंगल थीटा. तो अब यहाँ से अगर हम देखें, इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा, इसको हटा देता हूँ. तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको ले जाते हैं तो ये बनेगा 20 10, दिस इज 40 पाई होल स्क्वायर माइनस 20 पाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई टाइम्स थीटा. सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 40 पाई माइनस 20 पाई, देन यू हैव 40 पाई प्लस 20 पाई equals to 4 pi times theta. This is 20 pi into 60 pi equals to 4 pi times theta. Pi से pi cancel. This is 5. तो ये बन गया 300 pi. 300 pi को 2 pi से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशंस विच इज़ हाउ मच 150. तो नंबर ऑफ रोटेशंस जो है मेरे पास में वो कितने हैं 150. तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन और इसमें हमने इक्वेशंस यूज़ करी हैं. थोड़ा सा बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी यूनिट्स हैं आरपीएम में, एंड 1 आरपीएम मीन्स 1 रोटेशन पर मिनट. ठीक है, तो ये हमारे पास में मोशन इन अ प्लेन से हो गया क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, 5th सवाल पर. ओके, फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अगेन इजी क्वेश्चन. अगर हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, जहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सो अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का अगर हम ग्राफ देखें तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ हमारे पास कैसे चलेगा, ऐसा चलेगा. तो मतलब ऊपर की तरफ रहेगा. अब मैंने वेलोसिटी को a ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिया है, बट अगर हम ग्राफ देखें यहाँ पर तो कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं है जो उस तरह से बना हो जो मैंने बनाया है. तो समझ में आता है कि इसका मतलब वेलोसिटी कॉस का फंक्शन नहीं, वेलोसिटी साइन का फंक्शन भी हो सकता है. तो वेलोसिटी का साइन का फंक्शन है विच इज a ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो यहाँ पर साइन स्क्वायर आ जाएगा. अगर साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा. तो साइन स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें, बिल्कुल दिख रहा है. तो इसका मतलब ये कौन सा आंसर हो गया इसका आंसर हो गया 3rd. ओके, तो ये भी आंसर हो सकता था, ये भी हो सकता था, बट हमें ग्राफ को देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से इंटरप्रेट करना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो उसमें वेलोसिटी कॉस का ही फंक्शन होता है, उसमें वेलोसिटी साइन का भी फंक्शन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी
फेज कि कहाँ से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप ये वाला यूज़ करोगे, और एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाली वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट सवाल 6th क्वेश्चन। अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी of 12 volt and internal resistance भी दे दिया आपको 2 ohms. If the current in the circuit is 0.6 ampere the terminal voltage, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सर्किट बनाना पड़ेगा। 12 वोल्ट का मेरे पास में एक बैटरी है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है कितनी, 2 ohms, और करंट इन दी सर्किट है 0। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस आई आर, तो 12 माइनस 0.6 इंटू 2, 12 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 10.8। सो 10.8 वोल्ट इज योर आंसर। फोर्थ, बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ हमें पता है कि जब भी बैटरी में से करंट निकलता है तो E माइनस आई आर, और जब भी बैटरी में करंट घुसता है तो E प्लस आई आर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच इज अ फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 2:1 by mass. The temperature of mixture is 27 degrees Celsius. The ratio of root mean square speed of molecules of the two gases is. Okay, तो मेरे पास रूट मीन स्क्वायर के बारे में बात करी है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m। ओके, तो 3RT/m हमें दिया गया है। सो VRMS will be equals to under root of 3R. Temperature is 27 degree 300. Mass, तो आर्गन का पूछा है तो ये आ गया मास ऑफ आर्गन, एंड अपॉन 3R इंटू 300, और यहाँ पे पूछा गया मास ऑफ क्लोरीन, ये पूछा गया है। दिस विल बी मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ आर्गन ओवर वेलोसिटी ऑफ क्लोरीन। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये और ये तो सब कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ आर्गन ओवर वेलोसिटी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू मास ऑफ क्लोरीन ओवर मास ऑफ आर्गन, ये हमारे पास में आ गया है। तो अब हमें इसी का, हमें यहाँ पर ये भी चीज़ें दी गई है, तो मास ऑफ क्लोरीन यहाँ पर मॉलिकुलर मास की बात करें तो विच इज 70 और मास ऑफ आर्गन इज 40, तो दिस विल बी 70 ओवर 40 का अंडर रूट, तो ये गया, तो दिस इज 7/4 विच इज √7/2, तो वेलोसिटी का रेशियो आ रहा है √7/2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल पहला ऑप्शन। तो बस सिंपल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था और आपका आंसर आ गया। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ फॉर्मूला और बेसिक से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो सवाल हो रहे हैं। अब आते हैं 8th सवाल पर, विच इज अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म ABC as shown in figure. The refracted ray QR is parallel to base BC. Okay, an angle of incidence is 50, then angle of deviation. तो जब बेस के पैरेलल जाती है तो कंडीशन होती है मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन की। तो जहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्विलेटरल प्रिज्म है डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस भी 50, तो 50 प्लस 50 और दिस इज 60, सो दिस इज 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 का मतलब कितना हो गया 40। सो हमारा एंगल ऑफ डिविएशन इज 40। अगेन बेसिक फॉर्मूला ऑफ रे ऑप्टिक्स, और सवाल हो गया है। ठीक है, तो हमने 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन पर आते हैं, मैच द लिस्ट। अगेन हमें लिस्ट मैच करानी है, E इक्वल्स टू h म्यू विच इज एनर्जी ऑफ फोटोन। तो A का 4th है, अगर A का 4 देखें तो इसमें है और फर्स्ट में भी है, तो हमें नेक्स्ट भी चेक करना पड़ेगा। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, वेव नेचर ऑफ लाइट, तो B का हो गया 3rd, तो B का 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब यही मेरा ऑप्शन है। ओके, फिर है लैम्डा इक्वल्स टू h/p, ये तो पता ही हमें, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और बचा गया कॉम्पटन विच इज पार्टिकल नेचर। तो ये हमारा मैच द कॉलम हो गया, बहुत आसान सा सवाल है, खत्म। चलिए अब 10th पर आते हैं। इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन, ओके, तो हमें एनर्जी दे दी गई है विच इज En विच इज -13.6 ओवर n स्क्वायर, और ये हमें कितना दे दिया गया है, -13.6 ओवर n स्क्वायर इज -3.4, तो माइनस से माइनस, तो n स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 13.6 ओवर 3.4, सो n स्क्वायर इज 4, तो n इज कमिंग आउट टू बी 2।
तो इसका मतलब मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड स्टेट में है या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। तो हमसे पूछा रेडियल डिस्टेंस। तो अब रेडियल डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें पता है r इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर नॉट। सो दिस इज 2 स्क्वायर टाइम्स 5.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। सो ये हो गया 4 टाइम्स 5.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। 4 9s are 36, 4 2s are 8, 11, 20, 21. So this is 21.16. तो 2.1, तो अब ये मेरे पास में चलेगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। तो बस एनर्जी का आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक अगर हम देखें तो 9, 10th, 12th का है सेक्शन। इसका प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो ये भी 12th का पार्ट है, ये भी 12th का पार्ट है। तो 4 क्वेश्चन हो गए हमारे 12th। ये 11th का पार्ट है 5। तो आप देख सकते हैं पहले 10 सवालों में से 5 12th के क्वेश्चंस और 5 11th के क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक बिल्कुल यूनिफॉर्मली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। चलिए अब देखते हैं आगे। 11th क्वेश्चन, अ बॉक्स ऑफ मास 15 kg is kept on a floor of a stationary trolley. The coefficient of static friction between the box and trolley. तो coefficient of static friction दे दिया which is 0.12. Keeping the box in stationary state over the trolley, the maximum acceleration. तो इसका मतलब जब हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो बोथ दी ट्रॉली यानी उसके ऊपर जो भी चीज़ रखी है वो सेम एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे। तो बॉक्स है 15 का, ठीक है। तो मेरे पास में 15 kg, तो कोफिशिएंट बिटवीन दी बॉक्स है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो 0.2 इंटू एम जी विच इज़ 15 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 0. मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो मास तो 15 ही है तो ये गया। तो दिस इज 0.12 इंटू 10, सो एक्सेलरेशन इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे वो चल सकते हैं वो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सिंपल, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग रहा है। अब आ जाते हैं हम 12th पर, विच इज 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1, C2, C3, C4, C5 आर करेक्टेड एज शोन। तो आपसे पूछा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस द चार्जेस। तो C1, C2, C3, C4 ये चारों बराबर है और सीरीज में है। तो 1/10, 1/10/4, 10/4 का मतलब 5/2, 5/2 मतलब 2.5 और C5 है 2.5। तो टोटल कैपेसिटेंस हो गई 5 μF। तो टोटल चार्ज इज CV विच इज 5 इंटू 50 विच इज 250 म्यू कूलम्स। तो 250 म्यू कूलम चार्ज जो है वो जा रहा है। अब यहाँ से 250 म्यू कूलम चार्ज गया तो यहाँ 125 म्यू कूलम चार्ज आएगा और यहाँ पर भी 125 म्यू कूलम चार्ज चला जाएगा। तो हमसे पूछा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। तो इस पर 125, 125, 125, 125, 125 और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? दिस सेकेंड ऑप्शन। तो सीरीज पैरेलल का बिल्कुल कॉन्सेप्ट लग रहा है, बिल्कुल बेसिक सा, और उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो रहा है। तो अगेन 6 तो 6 क्वेश्चन 11th के, 6 क्वेश्चन 12th के। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13, the amount of work done to raise mass m from the surface of earth to a height h equal to radius of earth. ओके, तो वर्क डन की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हमारे पास में इनिशियल की बात करें तो इनिशियल है -gmm/r या gm/r, और फाइनल की बात करेंगे तो दिस विल बी -gmm/2r. Work done will be equals to final minus initial, which will be equals to -gmm/2r plus gmm/r. तो this will be equals to gmm/2r. अब gmm/2r आ गया तो अब हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो r से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर gm/r² जो है वो क्या बन जाएगी हमारी? gm/r² is acceleration due to gravity. तो this is coming out to be mgr/2. So work done will be mgr/2. बिल्कुल यही ऑप्शन है, फोर्थ mgr/2. Okay. Next is each side of a metallic cube of mass 5.580 kg is measured to 9 centimeter. Keeping the significant figures in view, the density of material of the cube can be best expressed as x into 10 to the power 3, where the value of x is.
तो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का जब यहाँ पर काम आ गया है तो हमें याद रखना है कि हम हमेशा अपना आंसर जो है जब भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कर रहे होते हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हम अपना आंसर देते हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करें तो इसमें 2 हैं और इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 है। तो हमें जो देना होगा अपना आंसर वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में देना होगा। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में देना होगा तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। दिस इज 5.580 over 9 centimeter cube, so 9 into 9 into 9 into 10 to the power minus 6. So अब यह बनेगा 5.580 over 81 into 9, 81 into 9 is 729 into 10 to the power 6. Now 5.580 divided by 729, so 5.580 divided by 729 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, ज़रा करके देखते हैं। 5.580 डिवाइड बाई 729, तो ये आ रहा है 0.00765 और 0.00765 इंटू 10 टू द पावर 6। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, मैंने तो यहाँ पर सीधा सीधा कैलकुलेटर से कर लिया, बट आपके पास तो वो सुविधा नहीं है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो ये आ गया। अब इसमें मैं 3 डेसिमल्स लगा देता हूँ, तो दिस इज 7.65 इंटू 10 टू द पावर 3। अब 7.65 में हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें इसको 2 में कन्वर्ट करना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। तो इसका मतलब द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, तो 5 को ड्रॉप करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं 2 और 4। तो जब 2 ऑप्शन आ रहे हैं 2 और 4, तो अब यहाँ पर क्या है ऑफिशियल आंसर की, और अगर हम नॉर्मल देखें तो उसमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी थी इस वाले सवाल पे, विच इज सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाले सवाल। क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी के रूल के हिसाब से जाए तो एनसीईआरटी का रूल कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और उसके प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो उसको एज इट इज रखो, तो उसके हिसाब से 7.6 बनता है। और अगर हम नॉर्मली राउंड ऑफ करके बात करें तो वहाँ पर 7.65 को कई बार हम 7.6 भी लिख सकते हैं, 7.7 भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 7.7 भी आपका आंसर हो सकता है, 7.6 भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये एक एम्बिग्यूटी है इस सवाल के अंदर। बट हम अगर बात करें नॉर्मली तो हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो जो दे रखा है आंसर वो 4 दे रखा है, बट यहाँ पर सेकंड भी आंसर हो सकता है। ओके, चलिए अब आते हैं 15 पे। द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक। तो बॉल ऊपर गई तो उसकी वेलोसिटी घट रही है और जब वापस आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सी, बिकॉज ग्राउंड पर उसके पास कुछ वेलोसिटी थी जो कि ऊपर जाते वक्त घटेगी, और फिर जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब नीचे। तो सी ऑप्शन हो गया। तो अगेन अगर हम देखें यहाँ पर तो अब तक हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन अगर है तो अगेन यूनिट्स, मेजरमेंट, डायमेंशंस, तो 2 क्वेश्चन आ चुके, और ये भी देखें तो ये काइनेमैटिक्स है तो अभी उसके भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में तो 11th ने अभी तक डोमिनेट कर लिया है। अब आगे चलते हैं 15 के बाद नेक्स्ट पे, which is the sum of kinetic energy and potential energy of a simple pendulum is this, the speed of simple pendulum at equilibrium position। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होता है कि सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक ही होती है। तो जो भी आपके पास में यहाँ पर दे रखा है 0.02, वो सारी की सारी क्या होगी, हाफ mv²। So 0.02 equals to half, mass is 20 ग्राम, so 20/1000 into v². This is 10, so v² is 2, so velocity is √2. √2 means 1.41, so this is your answer second. Okay, अब आते हैं 17th सवाल पर। In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where part difference is lambda is k units। तो ये तो सीधा सीधा एनसीईआरटी का सवाल पूछ लिया है जो हमारे वेव ऑप्टिक्स में है, सीधा सीधा। ओके, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस λ/3 का है, तो हम 4I0 cos² phi/2 इज माई फॉर्मूला। जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो फाई कितना है, 2π, 2π/2π तो 4I0। तो इसका मतलब मेरे पास जो k है वो 4I0 के बराबर है। अब जब λ/3 का पाथ डिफरेंस हो गया है तो इसका मतलब फेज डिफरेंस कितने का होगा, 2π/3 का।
2π/3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, π/3. cos π/3 इज 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4. सो k/4, तो k/4 मेरा आंसर आ जाएगा. एनसीईआरटी का स्ट्रेट सवाल दे दिया है. ओके चलिए 18 पर आते हैं. इन दी सर्किट बिलो द वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस द डायोड डी विल बी ऑफ द फॉर्म. तो अगर हम डायोड की बात करें तो ये किस में है, डायोड रिवर्स बायस में दिख रहा है हमें. तो यहाँ पर वोल्टेज हमारी ऐसे चल रही है और ये रिवर्स बायस में दिख रहा है और एक ही है. तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कैसा दिखाई देगा, हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा. यहाँ पर एक साइकिल के लिए तो ये हमें कुछ वोल्टेज देगा, बट उसके बाद ही इट विल ऑपरेट इन रिवर्स बायस जहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमें नहीं मिलेगा. तो इसका ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं. 19th एनईसी सर्किट. तो पहले 11th के स्ट्रेट में था, अब 12th के स्ट्रेट चल रहे हैं. ओके अगर हम देखें तो यहाँ पर सारे ये 12th तक हैं, 21 तक. एनईसी सर्किट contains a resistance of 1 kilo ohms, a capacitor of 0.1 μF and an inductor of 1 millihenry connected in series. The resonance frequency of the circuit is approximately, तो resistance है 1 kilo ohms, ठीक है. कैपेसिटर है 0.1 μF का, करेक्ट. इंडक्टर है 1 मिली हेनरी का. तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो हो जाएगी ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC. सो 1/√ ऑफ 1 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁶. So this will be 1/√10⁻⁻10. So this is 1/10⁻⁵. So omega is coming out to be 10⁵. तो ओमेगा आ गया है 10⁵. तो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज ω/2π. तो डिवाइड बाय 2π कर दीजिए. तो 10⁵ डिवाइड बाय 2π, तो विच विल बी 100/2π इंटू 10⁻3. दिस इज 50/3.14. तो 15 के करीब होना चाहिए. तो 15.9 किलो हर्ट्ज. तो ये मेरा आंसर आ गया है. ओके तो बस कंडीशंस लगाई, फॉर्मूले लगाए और हो गया. चलिए 20th पे आते हैं. इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्ट. इफ इट रिड्यूसेस इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज, इट इंक्रीजेस इन अनदर रीजन प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट फ्रिंज, करेक्ट. As there is no gain or loss of energy, these phenomena are consistent with the principle of conservation of energy. ओके बिल्कुल सही है एकदम. अगर एक जगह पे नहीं और एक जगह पे एनर्जी है तो सारी की सारी एनर्जी कंजर्व हो रही है. ओके फिर है डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय ओनली लाइट वेव्स. ऐसा नहीं है. डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वेव नेचर का पार्ट है. इट इज नॉट ओनली बाय लाइट वेव्स. आप साउंड वेव्स में भी डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. तो इसका मतलब A is true, R is false, करेक्ट. फॉर अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव, तो अब आपको ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव दे दिया है. द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.5. तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी वेवलेंथ कितने की है. तो अगर हम देखें तो 20π तो हो गया आपके पास में ओमेगा. तो ओमेगा हो गया है 20π. x के साथ 2π इंटू 0.080. सो 2π इंटू 0.0080 तो क्या बन गया आपके पास में k. अब k जो होता है वो 2π/λ के बराबर होता है. तो दिस इज 2π/λ. तो 2π से 2π गया. सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 1/0.00080. 1 2 3 4. तो 1 2 3 4. सो दिस इज 1000/8. This is 4, this is 500, this is 250 and this is 125. तो मेरे पास लैम्डा जो आ गया है वो 125 मीटर आ गया है. तो 125 मीटर पे फेज डिफरेंस होगा 2π का, 2π/125 और 0.5 इंटू 10. दिस इज 2. तो दिस इज π/125. सो π/125 अगर हम करेंगे तो बहुत कम आ रहा है हमारा. तो हमने इसका मतलब कुछ गड़बड़ करी है. हमने गड़बड़ करी है. यहाँ पर ये दिया गया था कि ये किस में है, सेंटीमीटर्स में. तो सेंटीमीटर्स में है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100. तो 125 डिवाइड बाय 100. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा. सो नाउ
दिस इज 4, दिस इज 5, तो 0.8, तो सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर्स में गिवन था तो इसलिए मैंने क्या किया, जो मीटर्स में डिस्टेंस गिवन है आपको 0.0080, ये वाला 0.0080, तो यहाँ से हमारे पास जो वेवलेंथ निकल के आई वो हमारे पास कितनी निकल के आई, कहाँ निकाली थी अभी हमने, यहाँ निकाली ना, तो इसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया डिवाइड बाय 100 करके, तो डिवाइड बाय 100 किया तो इसलिए 100 से मैंने वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। चलिए अब आ जाते हैं हम 22 पे, जो बोल रहा है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस। ओके, तो ये अब गुचड़ पुचड़ हो गया, तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं, ये सारा हिस्सा हटा देता हूं मैं। किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन को अगर आपको देखना है तो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में दो फोर्सेस हैं, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन की, तो 8 न्यूटन, तो 8 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ए, तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ रही है 8/5 विच इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक है 6 न्यूटन की फोर्स, तो 6 इक्वल्स टू 5a, तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकल के आ रही है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई हैव टू एक्सेलरेशंस 1.6 एंड 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मेरे से पूछा है नेट एक्सेलरेशन, सो 1.6 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर, दिस विल बी 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरे पास में थर्ड में भी है, सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है। तो अब मुझसे पूछा गया डायरेक्शन की अगर हमें बात करनी है तो फोर्सेस एक्सेलरेशंस का रेशियो लेना होगा 1.6 ओवर 1.2, तो विच विल बी हाउ मच, 1.6 ओवर 1.2 अगेन 4/3, तो tan इनवर्स 4/3। 8 न्यूटन के साथ नहीं, ये 8 न्यूटन लिया मैंने ये इस वाले को 8 न्यूटन लिया है और इस वाले को 6 न्यूटन लिया है, तो ये फोर्स मेरे पास कुछ ऐसा होगा। सो अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो ये 6 न्यूटन के साथ है, तो नहीं, ये वाला तो नहीं हुआ, तो वो तो हो भी नहीं सकता क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। tan इनवर्स 3/4 नहीं, tan इनवर्स 3/4 विद 8 न्यूटन फोर्स बिल्कुल, क्योंकि ये वाला एंगल 3/4 का रेशियो देगा, तो फोर्थ ऑप्शन। तो ये 4/3 दे रहा था, तो ये 3/4 देगा बिकॉज ये 6 ओवर 8 पे आएगा, तो 3/4, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, 22। चलिए अब 23 पे आते हैं। 23rd क्वेश्चन है, कंसिडर टू अनचार्ज कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 200 pf। ठीक है, वन ऑफ देम इज चार्ज बाय 100 वोल्ट सप्लाई एंड डिस्कनेक्टेड। नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द अनचार्ज कैपेसिटर। ओके, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। बहुत सिंपल है, जितनी भी एनर्जी पहले वाले कैपेसिटर पे स्टोर्ड है उसकी आधी लॉस हो जाती है हमेशा जब आप इस तरह का एक कैपेसिटर को चार्ज करते हो बाय अनदर कैपेसिटर। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो बहुत आसानी से बस आपको क्या करना है, हाफ सी वी स्क्वायर निकालनी है, और हाफ सी वी स्क्वायर को किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। सो हाफ इंटू 200 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 इंटू 100, दिस इज अगेन 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻12, तो दिस इज 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज 0.5 इंटू 10⁻⁻6। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, सीधा सीधा। बस आपको रिजल्ट याद होने की ज़रूरत है कि जहाँ पर इक्वल कैपेसिटर जब होते हैं और वो कनेक्ट होते हैं, जहाँ पर एक चार्ज होता है, हाफ ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, चलिए 24th, द पावर ऑफ अ क्रेन विच लिफ्ट्स अ मास ऑफ दिस टू अ हाइट ऑफ दिस इन 10 सेकेंड्स, पावर इज वर्क डन ओवर टाइम विच इज इक्वल टू mgh/t। मास कितना है 1000, g कितना है 9.8, हाइट कितनी है 20 टाइम 10, this is 2000 into 9.8, so 2000 into 9.8 अगर हम करेंगे तो this will be 19.6 into 1000, 19.6 into 1000, 19.6 किलोवाट, तो थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए अब
25वें सवाल पे आते हैं। इन वर्नियर कैलिपर, अब देखिए यूनिट्स मेजरमेंट डायमेंशन में ये तीसरा सवाल आ रहा है, तो पहले चैप्टर में तीसरा सवाल आ रहा है। अगर आप पहले चैप्टर को छोड़ के चले गए तो आप 3 सवाल नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि 2 तो कर ही लोगे क्योंकि बेसिक से सवाल थे, इसमें शायद गड़बड़ी कर सकते हो बिकॉज ये बिल्कुल ही उस पर आ गया। तो इन वर्नियर कैलिपर 20 VSD कोइंसाइड विद दिस द लीस्ट काउंट, तो हमारे को पता है लीस्ट काउंट होता है 1 MSD minus 1 VSD. So this will be 1 MSD minus 16 over 20. This will be 16 over 20 MSD. So ये बन जाएगा 4 over 20 MSD, जहाँ पे MSD दे रखा है आपको 1 mm. So this is 1 by 5. So 1 by 5 का मतलब कितना हो गया 0.2 mm. 0.2 mm का मतलब 0.02 सेंटीमीटर्स। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। सीधा सीधा फॉर्मूला अगेन आपको पता, अगर आपने पढ़ रखा है वर्नियर कैलिपर्स, और स्क्रू गेज भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो दोनों ही चीज़ें पढ़ लीजिए प्लीज़। 26 पर आते हैं। मैंने रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन कैचड विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम्स। पर्सन ए हैज़ रिएक्शन टाइम दिस, बी का इतना है, सी का इतना है, डी का रिएक्शन ये है, पर्सन ई का करेक्शन। What is the correct order of distance traveled by the ruler for each person? तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस विल बी हाफ GT स्क्वायर। जिसके लिए टाइम ज़्यादा है तो उसके लिए डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा टाइम किसका है, बी का, तो बी का सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस होगा। उसके बाद किसका है, ई का, तो BE। फिर किसका है, ए का, तो BEA। फिर किसका है, डी का, तो BEAD। तो थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल बेसिक सवाल on this equation of half GT square। तो अगेन काइनेमेटिक्स से 3 सवाल आ चुके हैं, यूनिट्स में डायमेंशन से 3 सवाल आ चुके हैं, 6 सवाल आ चुके हैं इन दोनों चैप्टर्स को मिला के अभी तक। तो 6 चौकी 24 नंबर आ चुके, मतलब 24 नंबर पहले 2 चैप्टर्स 11th क्लास के। ओके, अब आ जाते हैं 27 पे, जहाँ पे बोला गया है अ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस 4 ohm इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप ABCD। A resistance of 2 ohm is connected between points B and D, and a battery of 2 volt is connected across points A and C. Now the value of current। तो देखिए बच्चों, अगर ये पॉइंट D है तो ये पॉइंट भी D होगा, और ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट भी B होगा। ओके, अब ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, तो ये भी B हो गया, ये भी B हो गया। तो अगर हम देखें तो 2 ohm वाला जो है वो सेम पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड है जो सेम पोटेंशियल पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस कितना हो गया, 0। तो करंट, अब करंट यहाँ पर तो दिया हुआ है, तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी। हमने जो कुछ गड़बड़ कर दिया वो ये कि सारे पॉइंट्स बैटरी, अब यूनिफॉर्म मेटालिक वायर हैविंग, अच्छा मेटालिक वायर की भी तो रेजिस्टेंस है, इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप ABCD। ओहो सॉरी, तो ये तभी तो 0 आ रहा था, मेरे को लगा कि क्या, तो इसमें यहाँ पर ये सारी रेजिस्टेंसेस, इसका मतलब कितने ओम्स की हो जाएंगी, 2 ओम्स की हो जाएंगी, या कितने 1 ओम की हो जाएंगी, 1 ओम 1 ओम, दिस इज़ 1 ओम एंड दिस इज़ 1 ओम। ये इस तरह से बन गया। अब अगर हम देखें इसको, तो क्या ये हमें कुछ व्हीटस्टोन जैसा दिख रहा है, बिल्कुल व्हीटस्टोन ही है, तो इसका मतलब 2 ओम की जो रेजिस्टेंस है उसका कुछ मतलब नहीं है। तो 2 ओम की रेजिस्टेंस का कुछ मतलब नहीं है, तो 2 और 2 पैरेलल में, तो पैरेलल में 1, तो इसका मतलब 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। सो करंट I इज 2 एम्पियर। व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, और व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा के ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में और ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में, फिर इनका पैरेलल, तो पैरेलल 1 ओम ही आएगा। V इज इक्वल्स टू IR। आसान सा सवाल है। 28th, a room heater is rated 400 watt 220 volt. If the supply voltage drops to 200 volt, what will be the power consumed? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। सो हमारे पास पावर इज इक्वल्स टू क्या है, V स्क्वायर बाय R। सो दिस इज 400 220 इंटू 220 ओवर रेजिस्टेंस R। सो रेजिस्टेंस R निकालने जाएंगे तो रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल्स टू 220 इंटू 220 ओवर 400। अब पावर निकालनी है अक्रॉस अ वोल्टेज ऑफ 200, सो पावर विल बी इक्वल्स टू 200 इंटू 200 ओवर 220 इंटू 220 ओवर 400। 400 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज
तो ये हो गया 400 इंटू 400 ओवर 484. सो 400 इंटू 400 ओवर 484, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है? 400 इंटू 400 ओवर 484. सो 300 कुछ आना चाहिए. हाँ, 400 इंटू 400, 400 इंटू 400 डिवाइड बाई 484. सो 330.57, 330.57 का मतलब 331. सो इसका आंसर है 331 किलोवाट. इतना पावर कंज्यूम हो रहा होगा. ओके. करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों करंट इलेक्ट्रिसिटी ही की पार्ट है. और इससे पहले भी शायद एक सवाल आ चुका है, तो 3 सवाल उसके भी आ गए हैं. तो ये नोट करते चलिए कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. ओके. अगर आप फुली प्रिपेयर्ड हैं तो बस एक बार फॉर्मूलेस, और अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल फॉर्मूला हो या जो हमें याद नहीं हो. बिल्कुल बेसिक हमने एनसीईआरटी लेवल भी अगर पढ़ रखा है तो हमारे लिए पेपर करना अभी तक तो बहुत आसान है. ओके. और मैं 28 तक पहुंच चुका हूँ. चलिए अब आते हैं 29, जहाँ पे बोल रहा है 100 टर्न closely wound circular coil of radius this has magnetic field this, the current flowing through the coil, then the magnitude magnetic movement of this coil. Okay, तो हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2 है. नंबर ऑफ टर्न्स n है. सो दिस विल बी 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 100. करंट नहीं पता हमें, और रेडियस भी दे रखा है 5/100. तो यहाँ से हम करंट निकाल लेते हैं. सो करंट विल कम आउट टू बी, पाई है तो 3.14 गया, तो 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल्स टू, दिस इज एक गया, तो ये जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू आई. सो करंट इज कमिंग आउट टू बी 10/4 विच इज 25. तो करंट इज कमिंग आउट टू बी 2.5. अब मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है NIA. नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है बच्चों? नंबर ऑफ कॉइल्स हैं आपके पास में 100. करंट कितना है? 5/2. और एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर विच इज पाई. ओके. तो अब अगर हम बात करें करंट की तो 2.5 एम्पियर, तो यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में ये है. अब मैग्नेटिक मूवमेंट हमें निकालना पड़ेगा. तो दिस इज 50, दिस इज 250 इंटू पाई इंटू 25 ओवर 100 इंटू 100. तो ये गया, दिस इज 625 इंटू पाई ओवर 1000. तो 25 से करेंगे तो अगर हमारे पास में 40 और ये 25, फिर ये 5 और ये 8. So 5 pi over 8, 5 pi 5 into 3.14, 15 point something divided by 8, तो 2 के करीब आएगा. तो 2 मतलब फोर्थ ऑप्शन. तो 2.5 and 2. चलिए अब 30th पे आते हैं. A rectangular wire loop of side 8 centimeter 3 centimeter with small cut is moving out. Again सेम क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. फिर दोबारा से अगर आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस खोल के देखेंगे तो सेम सवाल है. is moving out of a region of a uniform magnetic field direct normal, the EMF developed across the cut if the velocity of loop is this. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? In a direction normal to the shorter side. तो the EMF if the velocity of loop in a direction normal to the shorter side. तो इसका मतलब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले BVL, जहाँ पे लेंथ आप लोगे 3 सेंटीमीटर. सो मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच? 0.3. वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 2/100 एंड दिस इज 3/100. सो दिस इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4. तो फोर्थ ऑप्शन. नॉर्मल टू दी शॉर्टर साइड का सिंपल सा मतलब था कि आपके पास में लूप है एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे वो प्रेजेंट है. तो ये इस तरह से चल रही है. तो ये दिस इज योर 3 सेंटीमीटर साइड और ये आपके पास में वेलोसिटी भी है जिससे चल रही है. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 31 पर. So 31 है, 4 statements are given. A is the volume of nucleus is proportional to a to the power 1/3. Density, radius तो होता है आपके पास में proportional किसके? a to the power 1/3. तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में तो r क्यूब, तो r क्यूब तो proportional हो गया a के.
तो द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो बी ऑप्शन सही है एक तो। फिर द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, डी ऑप्शन। तो बी एंड डी आर ट्रू, तो बी एंड डी आर ट्रू एंड बट एन सी आर फॉल्स, तो फोर्थ ऑप्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी। अगेन आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, आपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 12th वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपके लिए बिल्कुल बेसिक है। इससे बेटर तो सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर है, अगर अभी मैं 12th के क्वेश्चंस की बात करूँ जितना हमने डिस्कस करा है। हाँ 11th तो आपको डेफिनेटली रिवाइज करनी ही पड़ती है, बट अगर आपने बच्चों डेडिकेटली थोड़ी सी भी मेहनत करी है फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर और आप उससे घबराए नहीं हैं, डरे नहीं हैं, तो आप इस वाले पेपर में अच्छा कर पाते या आपने अच्छा करा होगा। बट ठीक है, ये वाला पेपर तो हमारा लीक ही हो गया। हमारी क्या बात करें, तो जो भी आपने मेहनत करी थी वो तो वेस्ट ही चली गई इस पेपर में। और जो भी मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, तो इस डिस्कशन का ये नहीं है कि अब इस पेपर को देख के क्या फ़ायदा। इस डिस्कशन का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप समझ पाएँ कि आपको कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत थी, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते थे, आपसे छूट गए किसी भी तरीके से। तो उन सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि आप वो जब दोबारा आपका नीट का पेपर होगा तो उनमें वो सब गलतियाँ आप ना करें। ओके, चलिए अब आते हैं हम 32 पे, विच इज़ अननोन न्यूक्लियस हैज़ अ न्यूक्लियर डेंसिटी दिस एंड मास दिस, इट्स मास नंबर इज। तो डेंसिटी दे दी, मास दे दिया। सो हमारे पास में डेंसिटी इज इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ये रेडियस का फॉर्मूला है हमारे पास में। सो डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, सो मास ओवर वॉल्यूम विल बी 4/3 pi r cube. So mass is 19.926 into 10 to the power minus 27, and nuclear density 4/3 pi r cube equals to कितना है ये हमारे पास 2.29 into 10 to the power 17। तो अब यहाँ से 4/3 pi r cube ज़रा लेते हैं। सो 4/3 pi r cube मेरे पास कितना आ जाएगा 19.926 into 10 to the power minus 23 over 2.29 into 10 to the power 17. So this is again 19.926 over 2.29 into 10 to the power minus 40, and this is 4/3 pi r cube। 4 pi की वैल्यू 12.56 बोला है लेने के लिए, और r है 1.2, so r cube will be 1.2 into 10 to the power minus 15 का होल क्यूब इंटू ए नॉट। तो अब यहाँ से हमें मास नंबर ए नॉट निकालना होगा, तो दिस विल कम आउट टू बी, कैलकुलेटिव है बहुत ज़्यादा, तो ए नॉट इज, तो ये वाले क्वेश्चंस तो बस टाइम हमारे ख़राब करने के लिए है। आसान तो है बट टाइम देखो कितना लग जाएगा उसको कैलकुलेट करने में, क्योंकि नंबर्स भी ऐसे दे दिए हैं बस 1.2 1.2 1.2। तो सबसे पहले तो, और पावर्स देखिए 45, तो 45 जाएगा तो 10 to the power 5, सो इंटू 10 to the power, ये तो हट गया, यहाँ पे चला जाएगा ऊपर की तरफ 10 to the power 5। सो 19.926 over 2.29। अब ज़रा इसको करें अगर हम, सो 19.926 divided by 2.29 divided by 12.56 divided by 1.2 तीन बार आएगा, सो 1.2 divide by 1.2 divide by 1.2, so this is coming out to be how much, ये आ रहा है आपके पास में निकल के 400। तो 400 तो मतलब ए नॉट, तो कुछ हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। 19.926 over 2.29 4/3 pi r cube 4/3 pi r नॉट क्यूब ए, अरे डिवाइडेड बाई 3 भी तो था, मल्टीप्लाई बाई 3
एंड डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय, अच्छा वो तो कर दिया हमने, तो मल्टीप्लिकेशन बाय 3 भी है। सो 40 टाइम्स 3 120, तो 120 मतलब 12 कुछ आना चाहिए, तो 12 बिल्कुल पहला ऑप्शन। 4/3 का 3 मिस कर रहा था, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कुछ हमारा आंसर आना चाहिए। तो आ गया, कैलकुलेशंस देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट है 33। सविता 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट वाइल कंडक्टिंग experiment to determine the effective length of a simple pendulum notes down the data, hence calculate the length of pendulum. Okay, so 30 oscillations का है, hence calculate the, okay ठीक है। तो यहाँ तो हम सीधा सीधा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ले लेते हैं, विच इज t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल ओवर जी। सो दिस इज t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। एक ऑसिलेशन का कितना टाइम होगा, 2 सेकेंड, तो दिस इज 4 इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर 4 इंटू 9.8 इंटू एल ओवर 9.8, तो गया, तो एल इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया है, बेसिक। ठीक है, चलिए 34th, an electric heater supplies heat to a system at a rate of this। तो इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो सप्लाई कर रहा है at a rate of 100 watt। If the system performs work at the rate of 75 joules per, then the rate at which internal energy increases। तो इसका मतलब परफॉर्म्स वर्क एट द रेट, पावर दे रखी है हमें 75 और सप्लाई कर रहा है वो 100 वाट। An electric heater supplies heat to a system at the rate of this. If system performs work at the rate of this, then at which internal energy increases। तो इसका मतलब बचा क्या, 100 में से 75 वाट तो उसने, तो बस कितने से बचा इंटरनल एनर्जी 25, तो 25, सीधा सीधा आंसर 25 हो गया। 100 मिल रहा था, 75 खर्च कर दिया, बचा कितना 25, वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है। A thin wire of length L and linear mass density is bent into a circular ring. The moment of inertia of ring about axis y dash। तो इसका मतलब इसकी प्लेन में बात कर रहा है ये। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2 अबाउट दिस एक्सिस विच इज लाइंग इन द प्लेन। इससे डिस्टेंस r पर है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के mr स्क्वायर, सो दिस विल बी 3/2 mr स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे रेडियस को करना होगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ l। So 2 pi r equals to length L, so radius is equals to L over 2 pi. So r square will be equals to L square over 4 pi square. So this will be 3 over 8 ml square over pi square. So 3 ml square over 8 pi square कौन सा ऑप्शन है, 3 ml square over 8 pi square, 3 ml square over 8 pi square, ये वाला ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ इज माई आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर 36 पर आ गए हैं। गैल्वेनोमीटर अगेन गिव्स शंट, अच्छा शंट निकालनी है, 100 ohms की है, गिव्स फुल स्केल रिफ्लेक्शन, इट इज कन्वर्टेड टू मीटर। तो ये मेरा शंट रेजिस्टेंस है S, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस है कितनी 100 ohms, और करंट यहाँ से जा रहा है 1 मिली एम्पेयर, और हमें 10 एम्पेयर करंट मेजर करना है। तो इसका मतलब यहाँ से जा रहा है 10 - 1/1000, सो 10 - 1/1000 इंटू S इक्वल्स टू 1/1000 इंटू 100। सो अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 10 into 1000 विच इज 10,000, तो दिस इज 9999 over 10,000 over 1000 into S equals to 100 over 1000। तो ये गया, तो S is equals to 100 over 9999, so 100 over 9999 ये will be my shunt resistance, और 100 over this, तो approximately अगर मैं लेकर हूँ तो this is around 100 over 10,000 ही है, तो this is 0.01, तो 0.01 का मतलब कितना हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। अब है 37th क्वेश्चन है, we shall in a bridge experiment the position of the cell E and galvanometer we shall observe in the galvanometer। कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, अगर आप पोजीशन ऑफ द गैल्वेनो, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अगर आप देखोगे
करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहाँ पर एक सवाल है कि अगर गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को हम सेल के साथ रिप्लेस कर देते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पर है जैसा है वैसा ही रहेगा। तो बोथ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन एंड नो एंड एट बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा एक तरह से। तो जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही रहेगा सिस्टम, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, चलिए अब आ जाते हैं। द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी, हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू टेक रीच? तो फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, so 1 by t equals to 60, so time t equals to 1 by 60. so अब पीक वैल्यू रीच करने में टाइम जो लगता है वो कितना लगता है? t by 4, तो t by 4 मतलब डिवाइड by 4, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/240 सेकेंड्स। सो 1/240 सेकेंड्स कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। कैसे? ये होता है t by 2, यहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना हो गया? t by 4, तो यहाँ से यहाँ तक का t by 2 है, और पीक वैल्यू पहुंचने का टाइम कितना है? t by 4। ओके, चलिए अब हम लास्ट फेज पर आ गए हैं इस पेपर के। द फिगर गिवन बिलो शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एक। ओके, तो यहाँ पर आपको विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर या फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग वायर, जहाँ पे करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन है, तो जब करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऐसा होगा कि ये मेरे पास वायर है, इससे अगर आप एक x डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप एक एम्पियर सर्किटल लूप बनाओगे। सो b डॉट 2 पाई एक्स विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अब आई है जो करंट इस इतने लूप के थ्रू निकल रहा है, तो उसके लिए हम कैसे बात करेंगे कि पाई ए स्क्वायर से कितना निकल रहा है? आई, तो 1 से कितना निकलेगा? आई ओवर पाई ए स्क्वायर। तो पाई एक्स स्क्वायर से कितना निकलेगा? आई ओवर पाई ए स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर। तो दिस इज आई एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो b इंटू 2 पाई एक्स इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स एक्स। तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गई। तो जब तक आप इस एक्सिस से इसके सरफेस तक नहीं आ सकते तब तक वो कैसे प्रोपोर्शनल है? वो x के प्रोपोर्शनल है, तो मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से बढ़ती जा रही है। और उसके बाद फिर क्या होगा? फिर उसके बाद में सीधा सीधा आ जाएगा b डॉट 2 पाई एक्स इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, क्योंकि तब तो सारा की सारा करंट एनक्लोज हो जाएगा, तो तब मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो इसका मतलब ग्राफ हमारा ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन और फिर घट रहा है। तो स्ट्रेट लाइन और फिर घट रहा है, कौन सा दिख रहा है हमें? ऑप्शन पहला ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसमें बोला पूरा प्रॉपर एक सॉल्व एग्जांपल है, उसमें ये पूछा गया आपसे और उसमें ग्राफ भी दिया गया है। 40th, तो समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा वेटेज होती है जब आप नीट की बात करते हो। एनसीईआरटी मतलब आपको घोट के पी जानी है एक बारी में, उसके बोर्ड से भी मदद मिलती है आपको, तो दिक्कत क्या है हमको? तो कर लेंगे हम ये काम। अब आ जाते हैं 40th पे, विच इज 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। When the forward bias voltage across a PN junction diode increases above a certain threshold voltage, the diode current increases significantly. हाँ बिल्कुल, the current is called reverse saturation current. तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, reverse saturation current नहीं होता। When the forward bias across increases above a certain threshold, the diode current increases significantly. Significantly नहीं होता, मतलब बढ़ता जाता है आपके पास में। तो द करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये बिल्कुल गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर फॉल्स। एकदम सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ता, आराम से बढ़ता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा है। तो फॉरवर्ड बायस में तो हमारे पास कैसे काम करता है, अगर हम उसकी फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो ऐसा होता है और फिर उसके बाद बढ़ता चला जाता है। तो एकदम से नहीं बढ़ता कि सिग्निफिकेंटली बहुत तेज़ी से बढ़ गया, जैसे रिवर्स बायस में बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है अबव थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो पहली स्टेटमेंट गलत और दूसरा बोल रहा रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं, दिस इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। Which of the following statements are correct? Inside a conductor the electrostatic field is 0, correct. Inside a conductor the net electrostatic field is 0, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है बोला इन्होंने?
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो वो होता ही सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती ही है, तो इस पर तो डिपेंड करती है। फिर है द इंटीरियर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्जेस इन दी स्टैटिक सिचुएशन। हाँ, अगर नो एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज़ टू बी जीरो, तो एक्सेस चार्ज तो हो ही नहीं सकता। अगर एक्सेस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो हमारी पहली स्टेटमेंट या फिर जो नेचर ऑफ कंडक्टर है वही हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। फिर है एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। एट द सरफेस, यस करेक्ट, हमेशा फील्ड को परपेंडिकुलर होना पड़ता है, प्रॉपर्टी है ये। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर, नो इट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब पोटेंशियल जीरो नहीं होता, तो इसका मतलब कौन से ऑप्शंस मेरे सही हैं? मेरे ऑप्शंस है ए सी डी। तो ए सी डी कौन से में आ रहा है? इसमें आ रहा है थर्ड में, तो यही मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 42। फॉर अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव राइज टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालनी होगी? हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी होगी। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करने अगर हमें, तो वर्क फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे? एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एच इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ओवर 6.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो 6.6 गया, तो 3 ओवर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 प्लस 8 इज 27, तो ये गया -7, तो 3 ओवर 1.6, तो 3 ओवर 1.6 विल बी, दिस इज 8, दिस इज 15, अप्रॉक्सीमेटली 20, तो 200 नैनोमीटर। सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, मतलब अगर हम करें तो किसके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ्स, तो अगर हम देखेंगे तो 200 नैनोमीटर, इससे हल्की सी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो उसके लिए जो एनर्जी आएगी, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो अगर लैम्डा बढ़ा तो एनर्जी घट जाएगी, तो जो भी एनर्जी होगी वो इससे कम हो जाएगी, जो कि 6.6 है, तो उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आएगा। 43, in a concave lens a ray of light emanating from the object parallel to principal axis of the lens after refraction। concave lens है, parallel to principal axis, तो concave lens है और parallel to principal axis, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के बाद वो क्या करती है? डाइवर्ज करता है, वो डाइवर्ज करेगा तो इधर जाएगी, और उसके बाद ये पीछे फोकस से पास करती है, अपीयर करती है फोकस से पास। सो पासेस थ्रू 2f विच इज द रेडियस, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, इमर्जेस पैरेलल, पासेस थ्रू द सेकंड, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो यही लगेगा कि अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, तो सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो कि कैसे डाइवर्ज हो रही है। ओके चलिए आखिरी दो सवालों पर आ जाते हैं। A submarine is designed to withstand an absolute pressure of 100. How deep it can go below the water surface? तो absolute pressure 100 atm दे दिया, तो which is equals to P naught plus rho GH. P naught है 1 atm, तो this is 99 equals to, इसको 99 into 10 to the power 5, density of water is 1000 into G 10 into height H, तो ये क्या, तो H इज इक्वल्स टू 990 मीटर्स, तो 990 मीटर्स की हाइट तक वो जा सकती है, तो विच इज फर्स्ट ऑप्शन। ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या गेज प्रेशर, तो दिस इज माई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस इज माई गेज प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रो GH। ओके, लास्ट सवाल पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियर वाइब्रेशन ऑफ एटम। तो माइक्रोवेव तो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज हमारा हीट खाना गर्म इसी बेसिस पर होता है, वाइब्रेशन के बेसिस पर। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, वो गर्म हो जाता है। विजिबल लाइट, गामा रेज, infrared electrons in atoms emit light when they move from a higher energy level to a lower energy level। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पर अब हम थोड़ा सा वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है वो, तो ये गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जब ये इसकी बात कर रहा है क्लिस्ट्रॉन वॉल और मैग्नेट्रॉन वॉल, तो ये तो हमारे पास में माइक्रोवेव प्रोड्यूस होते हैं इससे, तो माइक्रोवेव तो ए का फोर्थ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ए का 3 भी दिया हुआ है, ए का फोर्थ भी दिया हुआ है, कंफ्यूज हो गए ना। विजिबल लाइट, गामा रेज तो रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस में ही निकलती हैं, तो रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस में गामा रेज निकलते हैं, तो सी का 2, तो सी का 2 यहाँ पर, सी का 2 यहाँ पर। तो अभी हम अब विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड की बात करें तो वो हॉट वेव्स होती हैं, हॉट वेव्स होती हैं, तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन जो है जब वो एमिट होगा व्हेन दे मूव फ्रॉम अ हाई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम अ, तो वो तो सारी कर सकता है। अगर इंफ्रारेड की बात करें तो वो क्लिस्ट्रॉन वॉल या मैग्नेट्रॉन वॉल से तो नहीं होते हैं, तो डी का होना चाहिए फर्स्ट, इंफ्रारेड निकल सकती है आपके पास में, तो डी का फर्स्ट। तो विजिबल लाइट, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास में डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट, बी का 3 और सी का 2 और डी का, तो ये तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये वाला सवाल, तो ये फोर्थ हो गया। तो अब ज़रा कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि कौन कौन से 12th के ऊपर बेस थे। तो ये एक पहला 12th के ऊपर, फिर दूसरा 2, ये तीसरा 3, 4, 5, 6, तो 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं यहाँ तक 12th के। फिर है 7, 8, 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं यहाँ तक 12th के। फिर है, ये तो नहीं है, ये 12th का है 10, तो यहाँ तक 10 हो चुके। फिर 11, 12 हो गए यहाँ पर, 13, 14, 15, 16, यहाँ तक 16 क्वेश्चंस हो गए 12th के। यहाँ पे 17, फिर है दिस इज ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव है, नहीं, 18, 19, 20, 21, 22 हो गए यहाँ तक, 23, 24, 25, 26, ये भी नहीं है, ये है, नहीं है, 27। तो आप देख सकते हैं कि 12th के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, 12th का जो पार्ट है वो 27 क्वेश्चंस है, और 11th का जो पार्ट है वो है आपके पास 18 क्वेश्चंस। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो 27 क्वेश्चंस 12th के हैं, तो 27 डिवाइड बाय 45, तो बिल्कुल रेशो मेंटेन कर रखा है, 60% 12th, 40% 11th। और उस 11th में भी अगर आप देखेंगे तो पहले 2 चैप्टर्स की जो क्वेश्चंस हैं वो 6 क्वेश्चंस हैं पहले 2 चैप्टर से ही, तो पहले 2 चैप्टर से ही 6 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब 18 में से 6 क्वेश्चंस, तो 18 में से 6 क्वेश्चन मतलब 30%, 33% जो 11th है वो पहले 2 चैप्टर से ही है। अगर हम देखें कि वर्क पर एनर्जी, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स, लास्ट में फ्लूइड्स का एक क्वेश्चन है जहाँ पर प्रेशर का सवाल है, अदरवाइज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज से कोई सवाल नहीं पूछा गया है। एक भी सवाल थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल प्रॉपर्टीज से नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एक सवाल पूछा गया था VRMS का, तो हमें थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज में डर भी लगता है, तो वो तो सवाल ही नहीं पूछा गया।
बट अगर हम इसी तरह से ट्वेल्थ में देखें तो ट्वेल्थ में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसको छोड़ दिया उन्होंने. न्यूक्लियस, एटम्स और ड्यूअल नेचर, सेमीकंडक्टर्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ईएमआई, एसी. ईएमआई का क्वेश्चन नहीं, हाँ ईएमआई का भी था, बीवीएल, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल और इलेक्ट्रोसिटी. तो ट्वेल्थ तो पूरी तरह से इन्होंने कवर करी है, बट 11th में इन्होंने 2 चैप्टर्स छोड़ दिए हैं. तो ये आपके लिए एक हो सकता है कि एक अच्छी चीज़ है, जहाँ पर अब आप जब पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं दोबारा से नीट का, तो आपको किन किन, तो ट्वेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज 60% आ रहा है और उसमें भी सीधे सीधे जो फॉर्मूलेज हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस देखिए, एग्जांपल्स वगैरह सब देखिए. ओके, तो आई होप कि आपको ये डिस्कशन पसंद आए. और इसी तरह से अब जब आपका नीट का दूसरा पेपर होने वाला है तो उसको हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उसकी आंसर की से हम देखेंगे कि आपके मार्क्स कितने वाले हैं. तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आपके दोबारा जो पेपर होने वाला है उसके लिए. और मैं इसी तरह से आपके लिए एनालिसिस और वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आप उससे बेनिफिट कर पाएँ. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है हमारी वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड डू कीप ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़ जो हम आपके लिए लेके आएंगे. थैंक यू सो मच बच्चों, बेस्ट ऑफ लक बच्चों.